क्या आपके अंदर कभी ये जानने की क्यूरियोसिटी हुई है कि सफल लोग अपने दिन के हर मिनट को कैसे सही से इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे इतने प्रोडक्टिव बनते हैं? क्या आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया। आज जिस किताब को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं वो ऐसे टाइम मैनेजमेंट की बातें बताएगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस किताब में टाइम को मैनेज करने के वो तरीके बताए हैं जिन्हें बिलियनियर्स, ओलंपिक एथलीट्स और एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और अपनी लाइफ को बदल के रख लिया। इस किताब के ज़रिए आप बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए प्रोडक्टिव बन सकते हैं और अपने दिन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में डिस्ट्रैक्शन बहुत आसानी से आ जाता है, चाहे वो फ़ोन की नोटिफिकेशन हो या कलीग्स का बीच में डिस्टर्ब करना। एक बार जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें कुछ खास ट्रिक्स सीखनी होंगी ताकि हम अपने समय को बर्बाद होने से रोक सकें और अपना फोकस सही समय पर सही जगह पर लगा सकें। तो दोस्तों, मैं राजविंदर सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्रॉम किताब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज जिस किताब को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं उसका नाम है 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट, जिसे लिखा है केविन क्रूज ने। केविन न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर लेखक हैं। 22 की उम्र में उनका पहला बिजनेस वेंचर फेल हो गया था, पर बजाय हार मानने के उन्होंने अपने काम के दम पर कई मल्टी मिलियनियर डॉलर कंपनियां खड़ी की, और इसका सबसे बड़ा श्रेय वो अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को देते हैं। वे टाइम मैनेजमेंट के एक स्पीकर भी हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट बाय केविन क्रूज, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। टाइम इज वेल्थ। समय हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है और इसे समझदारी से खर्च करना ही सफल जीवन की कुंजी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास दिन में एक और घंटा अतिरिक्त होता तो आप क्या करते? दरअसल वो एक एक्स्ट्रा घंटा पाना संभव है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी सोच और आदतें को बदलना होगा। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि समय सबसे अनमोल एसेट है और ये कभी वापस नहीं आता। इसे सही ढंग से खर्च करना ही असली सफलता का राज है। पहला असूल ये है कि अपने समय को टुकड़ों में बांट दीजिए। दिन में 1440 मिनट होते हैं और हमें हर मिनट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेखक अपने ऑफिस में 1440 का एक पोस्टर लगा के रखते हैं ताकि उन्हें अपने समय की अहमियत का एहसास होता रहे। अब यहां कुछ लोग बोलेंगे कि एक मिनट में भला कोई क्या ही कर सकता है, लेकिन जैसे बूंद बूंद मिलके सागर बनता है वैसे ही आपका एक एक मिनट कर एक घंटा बनता है और एक एक घंटा मिलकर एक दिन बनता है। एक मिनट में आप चाहें तो 30 सिटअप कर सकते हैं, एक छोटी कविता पढ़ सकते हैं या किसी अच्छी किताब का एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, या आप अपने पौधों को पानी भी दे सकते हैं। अब जब आप अपने समय को महत्व को समझ गए हैं तो इसे प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी के हिसाब से बांटना ज़रूरी हो जाता है, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है MIT को चुनना। MIT यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। ये वो काम होता है जो दिन भर में आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। अपने डेली के कामों को प्रायोरिटी देना ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है बल्कि ये आपको अधिक संतुष्ट और खुश भी रखता है। थेरेस मैकन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौर सेंट लुइस की प्रोफेसर हैं, इस विचार से पूरी तरह समर्थन करती हैं। उदाहरण के लिए एक ऐप डेवलपर के लिए MIT हो सकता है एक प्रोग्रामर को हायर करना, और एक स्टार्टअप के लिए ये प्रायोरिटी हो सकती है कि वो किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को तैयार करें। एक रिसर्च से साबित हुआ है कि MIT को तय करने से आप अपने ध्यान को तो केंद्रित करते ही हैं, साथ ही मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इसी प्रकार टाइम मैनेजमेंट के इस सिद्धांत को अपनाकर आप अपने समय को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो MIT की इंपॉर्टेंस के बाद अब हम समझते हैं यूज ऑफ कैलेंडर। ऑथर यहां पर बताते हैं कि लिस्ट बनाना बंद करें और कैलेंडर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब हम अपने कामों की लंबी लंबी लिस्ट बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उस लिस्ट को देखकर ही तनाव में आ जाते हैं। लिस्ट में इतने सारे काम होते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करें, कौन सा काम पहले किया जाए, कौन सा काम बाद में। एक रिसर्च में पाया गया है कि लिस्ट में लिखे गए 41 यानी 41% काम कभी पूरे नहीं हो पाते। क्यों?
क्योंकि उनमें समय का निर्धारण नहीं होता, सिर्फ काम की लंबी लंबी सीरीज होती हैं। टाइम का सही मैनेजमेंट करने के लिए केवल लिस्ट बनाना काफ़ी नहीं, यहाँ पर कैलेंडर का इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। जब हम किसी काम को एक निश्चित समय पर करते हैं तो हम उसे करने की अधिक संभावना रखते हैं। यही वजह है कि लिस्ट बनाने की बजाय हर काम को अपने कैलेंडर में शामिल करो। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि कैलेंडर का इस्तेमाल किया कैसे जाए। मान लीजिए आपके पास कई सारे काम हैं, जैसे ऑफिस का प्रोजेक्ट बनाना, परिवार के साथ समय बिताना और जिम जाना। अब अगर आप यहाँ पर कामों की सिर्फ एक लिस्ट बनाते हैं तो शायद आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा काम किस टाइम पर करना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्हें अपने कैलेंडर के टाइम स्लॉट में बांट देते हैं तो हर काम को एक निश्चित समय मिल जाता है। इससे आप ना सिर्फ उस काम को पूरा कर पाते हैं, बल्कि आपको मेंटली हरासमेंट भी फील नहीं होता और वो काम आपको कभी तनाव नहीं देते। जैसे शनून मिलर, जो एक ओलंपिक जिम्नास्टर रह चुकी हैं, अपने टाइम को एक सटीक तरीके से मैनेज करती थी। वो अपनी ज़रूरी चीज़ों को कैलेंडर में सेट करती थी ताकि हर काम तय समय पर हो सके। उनके अनुसार अपने सभी महत्वपूर्ण कामों को टाइम टेबल के अनुसार करना ही सफलता की एक कुंजी है। कैलेंडर का एक और बड़ा फायदा है कि इससे आप अपने काम की प्रायोरिटी तय कर सकते हैं। जब आप किसी काम को कैलेंडर में लिखते हैं तो आपको ये भी सोचना पड़ता है कि उस काम को कितना महत्व दिया जाना चाहिए। इससे आप हर दिन इंपॉर्टेंट काम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, बजाय छोटी छोटी चीज़ों में फंसने के। इसके अलावा कैलेंडर आपको एक और इम्पॉर्टेंट सीख ये देता है कि आपके पास दिन में सिर्फ इतना लिमिटेड टाइम है। जब आप अपने दिन को टुकड़ों में बांटते हैं और हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करते हैं तो आपको समय की अहमियत का एहसास होता है। आप समझ पाते हैं कि दिन में सिर्फ 1440 मिनट ही होते हैं और आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप सच में अपने कामों को पूरा करना चाहते हैं और अपने दिन को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो लिस्ट बनाना छोड़कर कैलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। इससे आपको हर काम के लिए एक स्पष्ट दिशा मिलेगी और आप बेहतर तरीके से अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। लिस्ट बनाने के बजाय कैलेंडर का इस्तेमाल करना आपके समय को सही मैनेज करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये ना सिर्फ आपके कामों को सही समय के अनुसार बांटता है, बल्कि आपको प्रायोरिटी सेट करने में और मानसिक शांति पाने में भी मदद करता है। और इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचें। हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब काम करने का समय आता है तो हम उसे टालने लगते हैं। इसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम टालने की आदत। लेकिन प्रश्न यह है कि इससे बचा कैसे जाए। तो इसका एक बेहतरीन हल है अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करना। जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और ये इमेजिन करते हैं कि अगर आपने ये आज का काम कर लिया तो इससे आपको क्या मिलने वाला है और उससे आपको कितनी खुशी होने वाली है, और अगर आपने ये काम नहीं किया तो इससे आपको क्या परेशानियां होने वाली हैं, तो आप इस आदत से बच सकते हैं। जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि आपके आज के काम का असर आपके भविष्य पर कैसे पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन आप उसे बार बार टाल रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपने उसे समय पर ख़त्म कर लिया तो आपको भविष्य में इससे कितनी खुशी और संतुष्टि मिलने वाली है, तो आपके अंदर से उस काम को करने की मोटिवेशन आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर आप ये भी सोच सकते हैं कि उस काम को ना करने से आपको भविष्य में कौन सी परेशानियां या तनाव का सामना करना पड़ सकता है, तो ये विचार आपको काम टालने से रोकेगा। तो किसी भी काम को टालने से होने वाले नुकसान और उस काम को करने से होने वाले फायदों के बारे में सोचकर आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को टाल सकते हैं। फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना इसलिए कारगर होता है क्योंकि ये आपको आपके वर्तमान से निकालकर भविष्य की जिम्मेदारियों और परिणामों के बारे में सचेत करता है। ये एक तरह का मेंटल टाइम ट्रैवल है जहां आप खुद को अपने भविष्य में देखते हैं और ये समझते हैं कि आज का फैसला आपके भविष्य में सफल और असफलता को कैसे प्रभावित करेगा। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ये पाया गया है कि जब लोग अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचते हैं तो वो काम टालने की आदत से बचने में अधिक सफल हो पाते हैं, क्योंकि ये उन्हें एक स्पष्ट तस्वीर देता है कि उनका फ्यूचर सेल्फ कैसा होने वाला है, खुश, सफल, संतुष्ट या तनावग्रस्त और पछतावे से भरा हुआ।
अब यहां सवाल ये आता है कि अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कैसे किया जाए। सबसे पहले आप खुद से ये सवाल पूछें, अगर मैंने ये काम अभी पूरा कर लिया तो मेरा भविष्य कैसा दिखेगा। फिर ये सोचें कि उस समय आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी, आपका उस काम का परिणाम क्या होगा और आपको कितनी खुशी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी सोचें, अगर मैंने इस काम को अभी नहीं किया तो कैसा महसूस होगा। इससे आप उन परेशानियों की कल्पना करेंगे जो भविष्य में आपका इंतजार कर रही होंगी। जब आप अपने भविष्य की संभावित समस्याओं को देखेंगे तो आपके अंदर से तुरंत उस काम को करने का जुनून पैदा होगा। काम टालने की आदत से बचने के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करना एक शक्तिशाली तरीका है। ये आपको ये समझने में मदद करता है कि आपके आज के फैसले और काम आपके फ्यूचर को कैसे प्रभावित करेंगे। जब आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज सही कदम उठाते हैं तो काम टालने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है और आप अधिक प्रोडक्टिव और संतुष्ट महसूस करते हैं। और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आपने शायद ये कभी महसूस किया होगा कि चाहे कितना भी काम कर लो, काम कभी खत्म ही नहीं होता। और ये बात सच भी है, चाहे कितना भी काम कर लो, काम कभी खत्म नहीं होता। लेकिन ये बात कोई बुरी नहीं है। असल में ये बात हमें यह सिखाती है कि अपने समय और काम को प्रायोरिटी के हिसाब से बांटना जरूरी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर काम को पूरा करना संभव नहीं है तो आपको ये तय करना आसान हो जाता है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का उदाहरण इस बात का बेहतरीन सबूत है। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनकी जिम्मेदारियां काफी बड़ी और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उन्होंने किताबों को पढ़ना अपनी प्रायोरिटी में शामिल करके रखा। उन्हें पता था कि उनका काम कभी खत्म होने वाला नहीं है, फिर भी उन्होंने पढ़ाई को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 95 किताबें यानी 95 बुक्स पढ़ी, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। यहां पर यह बात हमें यह सिखाती है कि चीजों को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। अगर हम चीजों को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर यह सवाल उठता है कि प्रायोरिटी कैसे सेट की जाए। हम में से सभी के पास दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं और उनमें हर मिनट को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है उन्हें दिन की शुरुआत में करें, क्योंकि उस समय हमारे पास एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। कई लोग सभी कामों को बराबर अहमियत देते हैं और उन्हें यह पता नहीं चलता कि सुबह कौन से काम किए जाए और शाम को कौन से। अपने लाइफ के लक्ष्यों के हिसाब से अपने काम को प्रायोरिटी दें। ऐसे कामों को प्राथमिकता देकर सुबह करें जो आपके लक्ष्यों के पास आपको ले जाएं। जैसे जॉर्ज बुश जैसे लोगों ने यह समझा कि किताब पढ़ना उनके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई उन्हें एक नई सोच, नई रणनीतियां और नई प्रेरणा देती है। उन्होंने ये फैसला किया कि कार्यालय में कितनी भी व्यस्तता रहे, वो किताब के लिए समय ज़रूर निकालेंगे। यही कारण है कि वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बनाए रख पाए। अब आप ये बात समझ चुके हैं कि काम कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने कामों को प्रायोरिटी दें। जब हम सही चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं तो हम ना सिर्फ अपने काम को पूरा कर पाते हैं बल्कि ज़िंदगी में बेहतर बन पाते हैं। जॉर्ज बुश की तरह आप भी अपने दिन में उस काम को चुनें जो आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि देता हो और आपको अपने लक्ष्य के पास लेके जाता हो। और इससे अगले चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि अपने आइडियाज़ को लिखना शुरू करें और सोशल मीडिया को लिमिटेड करें। हमारी ज़िंदगी में आइडियाज़ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये आइडिया कभी भी कहीं भी आ सकता है, चाहे आप ऑफिस में हों, घर पर हों या सफ़र पर हों। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बेहतरीन आइडिया आता है, लेकिन उसे हम उस समय तुरंत लिख नहीं पाते और कुछ समय बाद हम उसे अपने माइंड से भुला देते हैं। इसी वजह से अपने आइडियाज़ को लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उन्हें हमेशा याद रख सकें और सही समय पर उसका इस्तेमाल कर सकें। रिचर्ड ब्रांसन, जो एक सफल बिजनेसमैन और वर्जिन ग्रुप के संस्थापक हैं, इस आदत के बेहतरीन उदाहरण हैं। वो हमेशा अपनी नोटबुक में अपने आइडियाज़ लिखते थे। उनका मानना था कि अगर उन्होंने अपने आइडियाज़ को तुरंत नोट नहीं किया तो वो कभी भी भूल जाएंगे। उनकी इस आदत ने उन्हें ना केवल अपने आइडियाज़ को प्रिजर्व करने में मदद की, बल्कि उन्हें सही समय पर उन आइडियाज़ को इस्तेमाल करने का मौका भी दिया।
इस तरह आइडियाज़ को लिखने की आदत ने उन्हें नई बिजनेस रणनीति और प्रोजेक्ट में मदद की। जब आप अपने आइडिया को लिखते हैं तो आप उसे फ्यूचर में विस्तृत तरीके से सोच सकते हैं और उस पर काम भी कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। इसलिए चाहे वो आइडिया छोटा हो या बड़ा, उसे कहीं ना कहीं लिख ज़रूर लें ताकि वो कभी खोए ना। इसके साथ ही आज की डिजिटल दुनिया में मोबाइल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। हम दिन भर कई बार अपने फ़ोन को चेक करते हैं, लेकिन इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जितनी बार हम अपना फ़ोन चेक करते हैं उतनी बार हमारा ध्यान बंटता है और हमें फिर से काम में लौटने के लिए समय लगता है। इसलिए बेहतर ये होगा आप जितना हो सके सोशल मीडिया और अपने फ़ोन का कम इस्तेमाल करें। और इससे अगले चैप्टर में ऑथर ने ना कहने की ताकत के बारे में बताया है। हमारी जिंदगी में ऐसे मौके बहुत बार आते हैं जब हम दूसरों को ना नहीं कर पाते। हम कई बार दूसरों की मदद करने या उनके कामों में शामिल होने के लिए अपने महत्वपूर्ण कामों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हमें अपने गोल को हासिल करना है तो हमें यह समझना होगा कि ना कहना कितना ज़रूरी है, और ये कला आपको आनी ही चाहिए। ये केवल दूसरों को ना कहने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज़ को सही तरीके से सेट करने के बारे में भी है। ओलंपिक रोवर सारा हेंडरसन, जिन्होंने अपने करियर में कई बार ऐसे मौके देखे जब उन्हें दूसरों को ना कहना पड़ा ताकि वो अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। सारा ने अपने गोल को पाने के लिए प्रायोरिटी को साफ किया और ये समझा कि अगर वो हर किसी की मदद करने के लिए हाँ कहती रहेंगी तो उनका अपने गोल की तरफ ध्यान नहीं लग पाएगा। 2012 के ओलंपिक में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई बार सामाजिक और व्यक्तिगत निमंत्रण मिले, लेकिन उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को तय किया और चीज़ों को मना किया जो उनकी ट्रेनिंग और प्रिपरेशन में बाधा डाल सकती थी। इस तरह से उन्होंने ना कहने की कला को अपनाया और इसी वजह से वो 2012 के ओलंपिक में फाइनल तक पहुंच पाई। ना कहना सीखने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे या असंवेदनशील हो जाएंगे। इसका मतलब असल में ये है कि आप अपने समय और ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाएंगे जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। जब आप हर किसी को हाँ कहेंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं और अपने खुद के लक्ष्यों में पीछे छूट जाते हैं। एक और बात यह कि जब आप ना कहना सीखते हैं तो आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंट्रोल की भावना विकसित करते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि हर बार हाँ कहने से आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। आपको ये तय करना होगा कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उसी अनुसार अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। और इससे आगे अब हम समझते हैं पेरेटो प्रिंसिपल को। पेरेटो प्रिंसिपल, जिसे आम तौर पर 80-20 रूल कहा जाता है, ये बताता है कि हमारे जीवन का 80% रिजल्ट केवल 20% कामों से आता है। ये सिद्धांत हमें असल में ये समझाता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उसमें से सिर्फ कुछ ही काम हैं जो असल में सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। अगर हम उन कामों को पहचान कर उन पर फोकस करें तो हम अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस रूल का मतलब ये है कि आपको दिन भर के कामों में से उन 20% कामों को चुनना है जो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके 80% तक का रिजल्ट दे सकते हैं। ये रूल जीवन के हर हिस्से में लागू हो सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या आपका पर्सनल शेड्यूल। इस रूल को अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। जब आप अपने सभी इंपॉर्टेंट कामों को पहचान कर उन पर फोकस करते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। यह आपकी लाइफ को ज़्यादा बैलेंस्ड और फोकस्ड बनाता है। साथ ही आपको ये भी एहसास होता है कि आप हर काम को पूरा करने की कोशिश करने की बजाय सिर्फ उन कामों पर ध्यान दीजिए जो ज़्यादा मूल्यवान है। ये रूल आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लाता है, क्योंकि आप बेकार के कामों में उलझने से बचते हैं और अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, डेली थीम सेट करना। ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी का एक अनोखा और प्रभावी टाइम मैनेजमेंट का तरीका था। डेली वो अपने थीम को सेट करते थे। ये स्ट्रेटजी उन्हें अपने काम में बेहतर तरीके से मैनेज करने में और ज़्यादा फोकस करने में मदद करती थी। जैसे डॉर्सी ने मंडे को मैनेजमेंट का रखा,
वहीं वेडनेसडे को वो मार्केटिंग का डे रखते थे। इस तरह से वो डेली की थीम सेट करते थे और अपने आप को फोकस करते थे, और इस तरह वो अपने हफ्ते को ज़्यादा प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर पाते थे। थीम सेटिंग स्ट्रेटजी का मतलब है आप अपने अगले हफ्ते के हर दिन को एक खास काम या प्रोजेक्ट के लिए तय करते हैं। अब एक नज़र मारते हैं हम थीम सेटिंग के फायदों पर। तो सबसे पहला है फोकस। जब आप हर दिन का एक थीम सेट करते हैं तो आपको पूरे दिन उसी टॉपिक पर काम करना होता है। इससे आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता और आप ज़्यादा फोकस्ड रह पाते हैं। वहीं इसका दूसरा फायदा है क्लैरिटी। इस स्ट्रेटजी से आप जान पाते हैं कि किस दिन किस चीज़ पर ध्यान देना है। जैसे अगर मंडे को मैनेजमेंट के लिए सेट किया है तो आपको उस दिन सिर्फ मैनेजमेंट से जुड़े कामों पर ही फोकस करना होगा। इससे आपकी प्रायोरिटी साफ होती हैं और आप अपने सभी ज़रूरी चीज़ों को फोकस कर पाते हैं। और इसका तीसरा फायदा है कम समय में ज़्यादा काम। जब आपका ध्यान एक थीम पर होता है तो आपका काम जल्दी और सही तरीके से होता है। आप बार बार ध्यान नहीं बदलते, जिससे आपका समय और एनर्जी दोनों बचते हैं। इससे आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं। और वहीं इसका चौथा फायदा है स्ट्रेस फ्री। थीम सेटिंग स्ट्रेटजी का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे आपका स्ट्रेस कम होता है। आपको हर दिन ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किस दिन किस काम पर फोकस किया जाए। आपके पास पहले से ही एक प्लान होता है, जिससे आपका दिन सिस्टमैटिक और स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस स्ट्रेटजी को कैसे अपनाया जाए। तो सबसे पहले आप अपने हफ्ते को ऑर्गेनाइज करें। सबसे पहले अपने हफ्ते के कामों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए एक लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट के हिसाब से आप दिन में थीम के हिसाब से उस दिन को तय करें। उसके बाद प्रायोरिटी सेट करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले पहचानें और उसे हफ्ते के शुरुआत के दिनों में रखें। जैसे अगर आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसे मंडे ट्यूसडे को सेट करें। और इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। हर दिन कुछ नया काम आ सकता है, इसलिए थीम सेटिंग स्ट्रेटजी में फ्लेक्सिबिलिटी की जगह ज़रूर रखें। अगर किसी दिन कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो उस थीम को अगले दिन के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है फोकस और डिसिप्लिन बनाए रखें। थीम सेटिंग स्ट्रेटजी का असली फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इसे पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। हर दिन अपने थीम पर फोकस करें और अन्य कामों में उलझने से बचें। और इससे अगले चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि छोटे कामों को तुरंत निपटाएं। 5 मिनट या उससे कम समय में होने वाले छोटे छोटे कामों को बिना देरी किए तुरंत निपटा लेना बेहतरीन तरीका है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। इस सिद्धांत को कई सफल लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे आपकी मेंटल एनर्जी बचती है और आपका ध्यान बड़े और महत्वपूर्ण कामों में बना रहता है। छोटे कामों को लटकाने से वो हमारे दिमाग में जगह घेरने लगते हैं, जिन्हें मनोविज्ञान की भाषा में ओपन लूप्स कहा जाता है। ये ओपन लूप्स हमारा ध्यान बार बार भटकाते हैं और हमें अन्य महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करने से रोकते हैं। जब हम इन छोटे कामों को तुरंत निपटा लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक तरह से क्लैरिटी आ जाती है और हम मानसिक रूप से हल्का महसूस करते हैं। इसके अलावा जब आप छोटे कामों को तुरंत निपटाते हैं तो आप ज़्यादा काम कम समय में कर सकते हैं। इससे आपको आत्मसंतोष भी मिलता है और आप अपने दिन में बड़े कामों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। डेविड एलन की गेटिंग थिंग डन बुक में भी ये सलाह दी गई है कि अगर कोई काम जो 5 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। इससे आप मानसिक रूप से तरोताज़ा महसूस करते हैं और आपका प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ जाता है। छोटे कामों को तुरंत निपटाने से जहां मेंटल एनर्जी की बचत होती है, वहीं आपकी काम की लिस्ट भी छोटी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए छोटे कामों को तुरंत निपटाने की आदत डालें। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज ही इन सीक्रेट्स को अपनी लाइफ में लागू करें और देखें कैसे आपके सपने और लक्ष्य आपकी मेहनत और टाइम मैनेजमेंट से हकीकत में बदलते हैं। और यहीं पे हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलेंगे नई वीडियो में नई बुक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, अपने टाइम को मैनेज करते रहिए और सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहिए। पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।